आप सभी को मेरा नमस्कार। यहां पर मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके क्वेश्चन आपसे रेलवे की हर एक परीक्षा में खूब तेजी से पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं। अगर हम 2018 से 2023 के वर्षों को देखते हैं, बल्कि 2014 को भी इंक्लूड करेंगे, तो इस एक टॉपिक से, जो कि नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का है, टॉपिक है संख्याओं के गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। बहुत गजब गजब के प्रश्न होने वाले हैं। मैं आपको एक बार प्रश्न दिखा देता हूं, बहुत शानदार शानदार से प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम लोग करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि क्या चीजें ऐसी हैं जो कि हमसे छूटती हैं, जो मैं आपको इस सेशन में कंप्लीट कराने वाला हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, संख्याओं के गुणनखंड पर आधारित अगर प्रश्नों को देखेंगे तो कुछ ये फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। जैसे कि अगर हमें प्राइम फैक्टर पूछे जाते हैं तो क्या होता है, घातों को सिर्फ जोड़ते हैं। नंबर टोटल फैक्टर पूछे जाते हैं तो घातों में एक जोड़कर उनका गुणा कर लेते हैं। ऑड फैक्टर पूछे जाते हैं तो क्या करते हैं, इवन फैक्टर पूछे जाते हैं तो क्या करते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको क्वेश्चन करने से पहले एक बार देखना है और सारे के फॉर्मूलों को याद भी कर लेना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं मैं पहले सवाल पर। यह है आपका पहला सवाल। देखिए क्या कह रहा है, यदि y एक पूर्णांक है तो y क्यूब माइनस y सदैव किसका गुणज होगा। बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। अगर y एक पूर्णांक है और अगर ये पूछा गया है कि ये हमेशा किससे विभाजित होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, y का सबसे छोटी वैल्यू जो पूर्णांक की है उसको डाल सकते हैं। जैसे बच्चों अगर हम y बराबर 1 डालते हैं यहां पर तो ये 0 हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 0 से विभाजित होगा, तो अपना आंसर फिर मैच नहीं करेगा। अब सरकार मैंने क्या किया, यहां पर y बराबर अगर मैं 2 डाल देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 बन जाएगा और 2 का क्यूब माइनस 2 का मतलब 6 आएगा। इसका मतलब ऐसी संख्या जो कि अगर y पूर्णांक है तो y क्यूब माइनस y हमेशा किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। इसको आप एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर y में कॉमन ले लेता हूं तो अपने पास y स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। बच्चों क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 1। अब इस y को y बना रहने दो, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं ना। अब यहां से आप y का कुछ भी मान डाल के देख सकते हो जो कि पूर्णांक हो। एक नहीं डालना, एक डालोगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये थोड़ा सा और भी सरल फंडा हो जाएगा। आप इससे भी देख सकते हैं कि ऐसी संख्या फिर हमेशा किससे डिवाइड होगी, हमेशा 6 से डिवाइड होगी। इसके अलावा फिर किसी से डिवाइड होंगी तो और भी होंगी, लेकिन 6 से हमेशा होंगी। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल कह रहा है 1 से 100 तक 7 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि 4 के गुणज नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत गजब का सवाल है। 1 से 100 तक की संख्याओं के ऐसे गुणजखंड बताने हैं जो 7 के तो गुणज है लेकिन 4 के नहीं है। देखो, तो सबसे पहले अगर हम ये बात पूछें कि 100 तक की संख्याओं के कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो 7 से विभाजित होंगे, तो आप बोलोगे सर 14 सत्ते 98, यानी 14 गुणन ऐसे होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, क्या होंगे, जो 7 से डिवाइड होंगे। ठीक है, अब कह रहा है जो 4 के गुणज नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 4 के भी गुणज निकाल ले रहा हूं। तो 100 तक की संख्याओं के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो कि 4 के भी गुणनखंड होंगे, तो आप बोलोगे सर इसका जो जवाब होगा वो तो 25 हो जाएगा। बल्कि इसको आपको क्या देखना है, मैं ये निकाल रहा हूं कि 7 और 4 दोनों से डिवाइड होने चाहिए। मैं क्या निकाल रहा हूं, 7 और 4 दोनों से डिवाइड होने चाहिए वाले निकाल रहा हूं, दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, 7 और 4 दोनों से डिवाइड हो, तो भाई 7 तो हो ही गया है। अब अगर कोई संख्या ऐसी हो जो 100 तक में हो और जो 7 और 4 दोनों से डिवाइड हो, तो 7 और 4 का बच्चों एलसीएम यहाँ पर 28 से डिवाइड होना चाहिए ना। तो हम सीधे अगर 28 से डिवाइड करें तो 28 से 84, यानी ऐसे 3 गुणनखंड होंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ऐसे 3 गुणनखंड होंगे जो 7 से भी डिवाइड होंगे और 4 से भी डिवाइड होंगे। किससे भी डिवाइड होंगे, 7 से भी होंगे और 4 से भी होंगे, यानी 28 से होंगे। लेकिन बच्चों हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया 7 से तो डिवाइड हो लेकिन 4 से ना हो। टोटल 7 से डिवाइड होने वाले की संख्या कितनी थी, 14 थी, और 7 और 4 दोनों से डिवाइड होने वालों की संख्या कितनी थी, 3 थी। तो अगर मैं 14 में से 3 घटा दूंगा तो अपने पास क्या मिलेगा, 11। यानी ये वो गुणनखंड होंगे जो 100 तक की संख्याओं के बीच में होंगे। ये 7 से तो डिवाइड होंगे बच्चों, किससे डिवाइड होंगे, 7 से तो डिवाइड होंगे, लेकिन किससे नहीं होंगे, 4 से डिवाइड नहीं होंगे। बच्चों ध्यान रखना, ये 4 से डिवाइड नहीं होंगे लेकिन 7 से होंगे। तो संख्या क्या बनेगी, 11 बनेगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ रुझान लेते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कहता है गुणनफल 30 की घात 5 गुणे 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो इस 30 और 24 को हमें अभाज्य गुणनखंडों वाले हिस्से में तोड़ना होगा। तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, और पावर में कितना दिया है बच्चों, पावर में दिया था 5। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 लिख सकते हैं, और पावर में दिया था 5। देखिए क्या बनेगा हमारे पास, अगर हम देखेंगे 2 की पावर 5 गुणे में 3 की घात 5 गुणे में 5 की घात 5।
बच्चों यहाँ पर 2 की घात कितनी बनेगी, 2 की घात बनेगी 15 और 3 की घात कितनी बनेगी, 5 बन जाएगी। 2 की टोटल पावर क्या बनेगी, 15 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 2 की टोटल पावर बन जाएगी 20। यहाँ पर 3 की कुल पावर क्या बनेगी, 3 की कुल पावर 5 ही बनेगी। और बच्चों अगर 5 की बात करें तो 5 की कुल पावर 10 बनेगी। हमसे पूछ रहा था इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो जो घात होती है केवल उन्हीं को जोड़ दिया जाता है, यानी 20 + 5 + 10। याद रखना क्या कर देते हैं, जो घात होती है उन्हीं को जोड़ देते हैं, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 35। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बच्चों क्या बनेगी, 35 बनेगी। और सी अपना एकदम परफेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, कह रहा है पहला कथन 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या 12 होगी। तो अगर हम 72 को देखें तो 72 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 × 9, और 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, और 9 को लिखेंगे 3 की घात 2। अगर इसके कुल गुणनखंड देखने हैं तो जो घात लिखी है उसमें 1 जोड़कर हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 4 × 3 यानी 72 के कुल धनात्मक गुणनखंड 12 होंगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का जो योग होता है वो 400 होता है। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनके योग का जिनके संख्याओं का जो योग होता है बच्चों n² होता है। और यहाँ पर अगर 20 विषम संख्याएं हैं तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 400 हो जाएगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही हुआ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हुआ। जरा तीसरे स्टेटमेंट पर अगर हम अपनी नजर लगाते हैं तो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। बिल्कुल सही कह रहा है कि 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो 97 होती है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आप क्या बोलोगे, ये सभी सत्य हैं। देखिए अब अभाज्य संख्याओं के विषय में बता देता हूं। अभाज्य 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 11, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 101 होगी, और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होगी। ठीक है, इस बात को याद रखना, बहुत काम की चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, इनको याद रखना कई बार होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगले पढ़ते हैं। कह रहा है 3600 के कितने गुणनखंड है, यानी 3600 के गुणनखंडों की संख्या बतानी। तो बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 36 × 100 लिख सकते हैं। बच्चों 36 को आप लिखोगे 6 × 6 यानी 2 × 3 की घात कितना लिख लोगे, पावर 2 लिख लोगे। और अगर हम 100 को लिखेंगे तो 2 × 5 की घात में 2 लिखेंगे तभी ये 100 बनेगा। देखो 2 की घात 2 यहां से, 2 की घात 2 यहां से, यानी टोटल 2 की घात बनेगी 4, साथ में 3 की घात 2 बच्चों यहां से मिलेगा और 5 की घात 2 यहां से मिलेगा। और अगर कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। यहाँ घात है 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, यहाँ घात है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और यहाँ पर घात है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3, 5 से 15 से 45, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या बच्चों क्या बनेगी, 45 बनेगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा 8 की घात 2 k है प्लस 5 की घात 2 k है। इसमें k एक विषम संख्या है। क्या है बच्चों, k एक विषम संख्या है। तो इसका मान क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा हो और यहाँ पर n क्या हो, एक विषम संख्या हो। बच्चों क्या हो, n अगर एक विषम संख्या हो तो ये हिस्सा जो होता है वो हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से। तो इसी को यहाँ पर अगर देखें, जो 8 की पावर 2k लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर पावर k लिख सकते हो। और जो 5 की पावर 2k लिखा है इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर पावर k। ये बन जाएगा 64 की घात के, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25 की घात के। यानी दोनों की पावर समान है, के है। और ये बोला गया है कि ये के जो है वो एक विषम संख्या है। तो आप क्या बोलोगे, अगर ये के विषम संख्या है तो ये जो पूरा व्यंजक बनेगा ये किससे विभाजित होगा, a प्लस b से, यानी 64 + 25 से विभाजित होगा। और 64 + 25 कितना होता है बच्चों, 89 होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये संख्या 89 से पूरी विभाजित होगी। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। इस सवाल में n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। मेरे प्यारे बच्चों कैसे करना है, देखिए सब में से हम 4 की पावर अगर 11 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1, यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 4 की पावर 2 यानी 16 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास 4 की पावर 3 यानी कि 64 बचेगा। ठीक है, इस 4 की पावर 11 को हम 2 की घात 22 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 22। इसको जोड़ेंगे तो 64 + 16 80 हो जाएगा, 80 4 84, 84 और 1 85 हो जाएगा। बच्चों कितना हो जाएगा, 85। ध्यान से सुनिएगा, ये 2 की घात 22 तो बना ही रहेगा, 85 को हम लोग लिख सकते हैं 17 की घात 1 × 5 की घात 1। हमसे पूछ रहा था कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, अगर कितने धनात्मक गुणनखंड पूछा है तो पावर में 1 जोड़कर गुणा करना है। यहाँ पावर 22 थी, 1 जोड़ेंगे 23,
यहाँ पावर 1 थी, 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ पावर 1 थी, 1 जोड़ेंगे 2, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, यानी टोटल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 92 होगी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ध्यान से चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। कह रहा है n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? n का मान ये दिया है, तो हमसे क्या कह रहा है? कहता है n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या करना है, अगर हम यहां से 3 की घात 12 को कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा? 3 की घात 2 बचेगा जो कि 9 होता है, और यहां पर 3 की घात 1 बचेगा जो कि 3 होता है। ठीक है, इससे कॉमन ले लिया, माइनस का 12 अलग रख लेते हैं। ये बन गया 3 की घात 12, गुणे में हमारे पास 12 होगा, माइनस में 12। इन दोनों में से अगर 12 कॉमन ले लिया जाएगा तो अपने पास यहां बचेगा 3 की घात 12 माइनस का 1 बचेगा। बच्चों क्या बचेगा? माइनस का 1। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास ये 12 तो रहेगा ही रहेगा, इसको हम 1 की घात 12 भी लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 1 की घात 12 भी लिख सकते हैं। और अब इस चीज को थोड़ा सा समझना है आपको कि आपका आंसर किसके पास में जाने वाला है और क्या आएगा। ठीक है, ये होगा अपने पास 12 कॉमन लिया था, ये हो गया अपने पास 12। ठीक है, अब अगर इसको हम देखें तो हम किस प्रकार से देख पा रहे हैं, देखो जरा, जब बच्चों ये लिखा है 3 की घात 12 और माइनस में इसको 1 की घात 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया a की पावर n माइनस में b की पावर n। और अगर यहाँ पर n जो है एक सम संख्या है, क्या है? अगर n एक सम संख्या है मेरे प्यारे बच्चों तो ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड होगा। किससे किससे डिवाइड होगा? a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और बच्चों a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इस बात को थोड़ा सा दिमाग के साथ सोचना है। तो बच्चों इसको क्या लिख लेंगे? इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 की पावर 6 प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6 माइनस 1, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसको बना लिया और कुछ नहीं किया। इसको हमने क्या बना लिया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे बनाया है जरा उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे इसको हमने लिखा 3 की घात 6 का स्क्वायर और इसको हमने लिखा 1 की घात 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया a, ये हो गया b, स्क्वायर में है तो एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर देखेंगे जैसे ये 12 बना है, 3 की पावर 6 की अगर बात कर लेंगे, 3 की पावर 6 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 730 आ जाएगा, और 3 की पावर 6 माइनस 1 को देखेंगे तो हमारे पास बच्चों 728 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे कह रहा था इसका एक अभाज्य बड़ा गुणनखंड क्या होगा। क्या पूछ रहा था? अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चों? तो सीधी सी बात हो गई कि 730 को बच्चों आप 73 गुणे 10 भी तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 73 गुणे 10 लिख सकते हो ना। तो अभाज्य गुणनखंड जो सबसे बड़ा होगा वो 73 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेंशन की जरूरत नहीं है। अगला सवाल ये रहा, क्या कह रहा है? 420 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? मतलब अब अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कितने गुणनखंड अभाज्य हैं, पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखो तो 420 को केवल फैक्टर करना है। 420 को फैक्टर करेंगे तो कैसे कर लेंगे भाई? 70 गुणे 6 लिख सकते हो इसको, 7 छंग 42। बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 70 को हम लोग 14 गुणे 5 भी लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। और 6 को हम लोग 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, करेक्ट है। 14 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 7 लिख सकते हो। 5 अपने पास था ही, 2 था ही, गुणे में 3 था। अब देखो 2 जो 2 बार रिपीट हुआ है इसको एक ही बार रखना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो एक बार 2 अभाज्य संख्या हो गई, एक बार 3 हो गई, एक बार 5 हो गई और एक बार 7 हो गई। यानी अगर हमसे ये पूछा गया कि अगर हम 420 के गुणनखंड करते हैं तो उसमें गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, तो सवाल का जवाब होगा सर 4 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। कितनी अभाज्य संख्याएं? 4 अभाज्य संख्या। यहां अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा है, यहां पर सिर्फ अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी थी। चलिए, दो संख्याओं का योग 7 है, उनका व्युत्क्रम 12 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा भाई? दो संख्याएं अगर a और b है और इनका जो योग अगर 7 है बच्चों, और इनका जो गुणनफल है बच्चों वो अपने पास कितना है? वो अपने पास है 12। तो कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो याद रखना जो रेसिप्रोकल्स का सम होता है, यानी व्युत्क्रमों का जो योग होता है, किसका? व्युत्क्रमों का जो योग होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है? याद रखना a प्लस बी अपॉन ए बी होता है। क्या होता है बच्चों? a प्लस बी अपॉन ए बी। तो a प्लस बी 7 है, a बी 12 है, तो आंसर क्या बनेगा? 7/12। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, यह है आपका अगला सवाल। कह रहा 333 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल बहुत ज्यादा सरल हो गया। 333 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 111 लिख सकते हो। और 111 क्या होता है? 37 गुणे 3 होता है मेरे प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा 37 की घात 1। अगर इसके कुल कितने धनात्मक गुणनखंड है ये बताना है तो पावर में 1 जोड़कर गुणा। इसकी पावर 2 थी, 1 जोड़ा 3, इसकी पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 3 गुणे 2 यानी कि 6 धनात्मक गुणनखंड होंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर अगले को देखते हैं, 444। इसके धनात्मक गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? इस प्रश्न का आंसर आपको देना है, क्योंकि अभी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराया, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है।
और इसी प्रकार छोटे छोटे सेशन, वीडियो सेशन के साथ, जो कि मैथ्स की टॉनिक के रूप में आपका काम करेंगे। मैं आपको कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा, कंप्लीट चीजें कराऊंगा। क्लास आपको कैसी लगी, सेशन आपको कैसा लगा, इस बात का कमेंट सभी बच्चे करना। सभी लोग कमेंट को बिल्कुल धनाधन कर देना कि बताना जरूर जरूर कि क्लास आपको कैसी लगी, चीजें आपको समझ में आई। और जो फॉर्मूले मैंने सुबह शुरुआत में याद रखने के लिए बोले थे, ये जो फॉर्मूले मैंने शुरुआत में याद रखने के लिए बोले थे, ये फॉर्मूले बच्चों सब लोग जरूर जरूर याद कर लेना। यहां पर ये जो फॉर्मूले हैं ये जरूर जरूर याद कर लेना। स्क्रीन के सामने से मैं इसलिए हट भी जा रहा हूं, ठीक है। और क्लास का फीडबैक जरूर देना और आगे ये जरूर बताना बच्चों कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए और किस प्रकार के टॉपिक में आपको समस्याएं होती हैं, क्या आपको दिक्कत आती है, ये जरूर कमेंट में बताना। तो उसका वीडियो सोल्यूशन मैं मैथ के टॉनिक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।